इस दुनिया में 5 रिंग्स हैं। जो भी इन सभी रिंग्स को इकट्ठा कर लेता है वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। और ताओ नाम का एक आदमी पहले ही 4 रिंग्स हासिल कर चुका है। अब सिर्फ आखिरी रिंग यानी मेटल रिंग ही बची है। लेकिन किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस मेटल रिंग का मालिक एक बेकार सा लड़का होगा जिसका नाम एने है। उसके पास पूरी दुनिया के किसी भी धातु को कंट्रोल करने की शक्ति है, लेकिन उसे खुद अपनी इस ताकत के बारे में पता नहीं है। लेकिन जैंग नाम का एक बूढ़ा आदमी उसे एक नजर में पहचान लेता है। वह उसकी छुपी हुई ताकत को समझ जाता है। वह एने को पकड़कर उससे पूछता है कि क्या वह उसका शिष्य बनना चाहता है, लेकिन एने उसकी उम्र देखकर तुरंत मना कर देता है। बूढ़ा आदमी गुस्सा नहीं होता, वो बस इतना कहता है कि अगर कभी तुम्हारा मन बदल जाए तो शहर में आकर मुझे ढूंढ लेना। ये कहकर वह टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी एने को एहसास होता है कि वह बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक असली मास्टर था। उस रात जब एने घर लौटता है तो वह देखता है कि उसका पिता माइक लंगड़ा कर चल रहा है। जब वह पूछता है कि क्या हुआ तो उसे पता चलता है कि उसी दिन एने ने कुछ गुंडों से झगड़ा किया था। उसके पिता माइक उसे बचाने के लिए बीच में आ गए थे। उन गुंडों ने न सिर्फ माइक को बुरी तरह पीटा बल्कि उसे सबके सामने घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे अपने जूते चाटने के लिए भी मजबूर किया। अपने बेटे की खातिर माइक ने यह अपमान सह लिया। ये सब सुनकर एने के अंदर गुस्सा भर जाता है और वो तुरंत बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे डर होता है कि कहीं फिर से उसके पिता को नुकसान न हो जाए। इसलिए वो फैसला करता है कि वह पहले ताकतवर बनेगा और फिर वापस आकर बदला लेगा। वो तुरंत अकेले ही शहर की ओर निकल पड़ता है उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए। उधर बूढ़े आदमी को पहले से ही पता होता है कि एने आएगा। जैसे ही एने वहाँ पहुँचता है, बूढ़ा उसे पकड़कर एक पल में एक भव्य हॉल में टेलीपोर्ट कर देता है। फिर वह जानबूझकर उसका खंजर छीन लेता है। वह ये परखना चाहता है कि एने वही इंसान है या नहीं जिसकी उसे तलाश थी। वो खंजर को हवा में उछाल देता है। एने उसके पीछे दौड़ता है और हाथ बढ़ाकर उसे अपने मन से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो खंजर उड़कर वापस उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी पूरी तरह यकीन कर लेता है कि उसे वही व्यक्ति मिल गया है जिसका वो इंतजार कर रहा था। एने उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है और उसे अपना गुरु मान लेता है। इसके बाद बूढ़ा उसे धातु को कंट्रोल करना सिखाने लगता है। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के कारण एने बहुत जल्दी इस कला में निपुण हो जाता है। फिर बूढ़ा उसे मेटल रिंग बुलाकर दिखाता है जो कि 5 एलिमेंटल रिंग्स में से एक है। वह एने से कहता है कि इसे ध्यान से सुरक्षित रखना। जैसे ही वह ये कहता है, वो मेटल रिंग अपने आप उड़कर एने की उंगली में आकर पहन जाती है और अब एने उस शक्तिशाली रिंग का नया उत्तराधिकारी बन जाता है और उसे हर हाल में इसकी रक्षा करनी होती है। जैंग उसे ताओ के बारे में भी बताता है जिसने पहले ही 4 रिंग्स हासिल कर ली है और अब वो 5वीं रिंग भी पाकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और मानवता को नष्ट करना चाहता है। ये सुनकर एने इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर देता है और रिंग वापस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह ताओ जैसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर का सामना नहीं कर सकता। लेकिन जैंग उसे समझाता है कि इस रिंग की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, क्योंकि वही वह इंसान है जिसके पास धातु तत्व को नियंत्रित करने की आध्यात्मिक शक्ति है और वही इस रिंग की असली ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ हम शाइफोंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो 3 लड़कियों का डांस देख रहा होता है और उसका आनंद ले रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे वहाँ कुछ अजीब महसूस होने लगता है। अचानक उन लड़कियों में से एक उस पर हमला करने की कोशिश करती है। उनका मकसद उसे फंसाना था, क्योंकि शाइफोंग एक फायर मास्टर था और उन लड़कियों को उनके मास्टर ने उसका फायर रिंग छीनने के लिए भेजा था। इसके कारण उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वे लड़कियां शाइफोंग की ताकत के सामने टिक नहीं पाती और रिंग हासिल करने में असफल रहती है। इसके बाद शाइफोंग अपनी रिंग का इस्तेमाल करके एक जादुई पोर्टल खोलता है जिससे एक आग का राक्षस बाहर आता है। जैसे ही वह राक्षस उन लड़कियों पर हमला करने वाला होता है, तभी ताओ वहां पहुंच जाता है और आसानी से उस हमले को रोक देता है। वही उन लड़कियों का मास्टर था और उसी ने उन्हें रिंग लाने के लिए भेजा था। ताओ इतना शक्तिशाली होता है कि वह उस विशाल राक्षस को भी आसानी से हरा देता है। फिर एक ही वार में वह शाइफोंग को मार देता है और उसका फायर रिंग अपने पास ले लेता है। तब ये खुलासा होता है कि ताओ 5 एलिमेंटल रिंग्स को खोज रहा था, जिनमें से अब उसके पास 4 आ चुकी है। केवल गोल्डन थंब रिंग ही बाकी थी, जिसकी लोकेशन उसे अभी तक नहीं पता थी। ताओ उस रिंग को पाने के लिए बेहद उत्साहित था, क्योंकि उससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। इसलिए वो अपनी एक महिला योद्धा युगजी को आदेश देता है कि वो उस रिंग को ढूंढकर उसके पास लाए। कुछ समय बाद 3 महिला योद्धाएं एने के पास पहुंचती हैं। उनका मकसद उसके पास मौजूद गोल्डन थंब रिंग को हासिल करना होता है। तुरंत ही लड़ाई शुरू हो जाती है। 2 योद्धाएं जैंग से लड़ती है, लेकिन उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैंग बहुत ही कुशल योद्धा होता है। दूसरी तरफ जो योद्धा एने से लड़ रही होती है वो उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर जैंग की कलाई पर पड़ती है और वह एक पल के लिए विचलित हो जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी महिला योद्धा उस पर जोरदार हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है।
तब ये पता चलता है कि बाकी दो योद्धाएं उससे जलती हैं, क्योंकि उनका मास्टर उस पर ज्यादा भरोसा करता है और उनकी ताकत को कम आंकता है। जब वह नीचे गिरती है तो उनमें से एक एने पर हमला करके उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है, लेकिन तभी वह घायल योद्धा अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का इस्तेमाल करके एने को बचा लेती है। हालांकि सुरक्षित निकलने से पहले ही दूसरी योद्धा उस पर जादुई हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। इसके बावजूद जमीन पर गिरने से पहले वो खुद को और एने को टेलीपोर्ट करके किसी और जगह ले जाती है। जब एने देखता है कि उसने उसे बचाने के लिए खुद को घायल कर लिया तो वो उसका इलाज करने का फैसला करता है। अगले सीन में जब वो होश में आती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने घर पर है। जैसे ही वह बाहर आती है वह देखती है कि एने गोल्डन रिंग की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने आध्यात्मिक कौशल का अभ्यास कर रहा है। यह देखकर वह उसके पास जाती है और उसे चेतावनी देती है कि सामने तालाब में लगे खूलों को नुकसान न पहुंचे। वे खूल बहुत ही खास होते हैं क्योंकि वे केवल हर 60 साल में एक बार खिलते हैं। इसी वजह से वो लड़की उनकी बहुत ज्यादा सुरक्षा करती है। इसके बाद वह एने से कहती है कि वह गोल्डन रिंग उसे दे दे, लेकिन एने मना कर देता है और कहता है कि वह तभी रिंग देगा जब वो उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक सिखाएगी, क्योंकि वो हर हाल में अपने मास्टर के लिए उस रिंग को पाना चाहती थी। इसलिए वो उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही एने टेलीपोर्टेशन सीख लेता है वो उसी शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है और सीधे अपने गांव अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है। घर जाने से पहले वह मार्केट से नए कपड़े और एक ब्रेसलेट खरीदता है। इसके लिए वो गोल्डन मार्बल का इस्तेमाल करता है जो उसे उन खास फूलों से मिला था जब वो गोल्डन रिंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी तरफ बाकी दो महिला योद्धाएं अपने मास्टर के पास जाती है और उसे उस लड़की की गद्दारी के बारे में बताती है। वे बताती हैं कि उसने एक ऐसे लड़के की मदद की जिसके पास गोल्डन थंब रिंग थी। वे जैंग को भी अपने साथ ले जाती है और उसे अपने हेडक्वार्टर में कैद कर देती है। सब कुछ जानने के बाद उनका मास्टर उन्हें आदेश देता है कि वे उस लड़की को ढूंढकर गिरफ्तार करें। अगले सीन में एक महिला योद्धा उसे ढूंढ लेती है और उससे लड़ाई शुरू कर देती है। क्योंकि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस योद्धा को दूर फेंक देती है ताकि वो कोई बड़ा हमला न कर सके। लेकिन जैसे ही वो योद्धा आखिरी वार करने वाली होती है तभी ताओ वहाँ आ जाता है और लड़ाई रोक देता है। ताओ उसकी गद्दारी पर बहुत गुस्सा होता है और बाकी योद्धाओं को आदेश देता है कि उसे गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले जाए। इधर जब एने अपने घर पहुंचता है तो वो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसका पिता बहुत बीमार हो चुका होता है। अजू उसे बताती है कि जिस दिन एने उसे छोड़कर गया था उसी दिन से उसके पिता की तबीयत खराब है। ये सुनकर एने को और भी बुरा लगता है। वह तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि वह सबसे अच्छे वैद्य को ढूंढ कर लाए। वह कहता है कि अब उसके पास बहुत सारे गोल्डन मार्बल है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपने पिता का इलाज कराना चाहता है। वह अजू को भी कुछ गोल्डन मार्बल देता है ताकि उसे अब संतरे बेचकर मेहनत न करनी पड़े। लेकिन अजू उसका ये तोहफा ठुकरा देती है और उसे याद दिलाती है कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसे नहीं बल्कि प्यार और दयालुता है। इसके बाद दोनों महिला योद्धाएं एने का ठिकाना ढूंढ लेती है। वे वहाँ पहुँचती है और जैसे ही अजू और एने का असिस्टेंट घर से बाहर निकल रहे होते हैं उन पर हमला कर देती है। वे दोनों को बंधक बना लेती है ताकि एने को मजबूर किया जा सके कि वो गोल्डन थंब रिंग उन्हें दे दे। लेकिन एने मना कर देता है क्योंकि उसने जैंग से वादा किया होता है कि वो इस रिंग की रक्षा करेगा। ये सुनकर एक महिला योद्धा अजू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक अनगिनत धातु के टुकड़े हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं और जोरदार हमला करते हैं, जिससे एक महिला योद्धा वहीं मारी जाती है। तब पता चलता है कि उन धातु के टुकड़ों को एने के पिता कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके पास भी अपने बेटे की तरह धातु को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। इसके बाद वह दूसरी महिला योद्धा पर भी हमला करते हैं और उसे बहुत दूर फेंक देते हैं। उसी समय ताओ भी वहां पहुंच जाता है और एने के सामने ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसके पिता, उसके असिस्टेंट और अजू को मार देता है। दूसरी तरफ जैंग को एहसास होता है कि एने खतरे में है। वह जी से कहता है कि वह उसकी मदद करे ताकि वे ताओ द्वारा लगाए गए बंधनों से आजाद हो सके। जी उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर खुद को आजाद कर लेते हैं। इधर ताओ एने को मारकर गोल्डन रिंग हासिल करने ही वाला होता है कि तभी जैंग अचानक वहां पहुंच जाता है। वह टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके एने को वहां से दूर ले जाता है और दोनों जी के घर पहुंच जाते हैं। वहां जैंग जी से कहता है कि वह समय में पीछे जाए और फायर रिंग को हासिल करे। फूलों की आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके जी अतीत में चली जाती है और उस समय पहुंचती है जब एने ताओ से लड़ रहा होता है। उस समय एने लगभग हार चुका होता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो फायर रिंग हासिल कर लेता है। हालांकि जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, एक महिला योद्धा उसे देख लेती है और उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ वर्तमान समय में वह महिला योद्धा जो एने के पिता के हमले से बच गई थी, जैंग और जी को ढूंढ लेती है और वहां पहुंचकर जी से लड़ाई शुरू कर देती है। काफी जबरदस्त लड़ाई के बाद वह जी को हरा देती है। फिर वह जैंग की तरफ बढ़ती है और उससे लड़ती है, लेकिन आखिर में जैंग उसे भी हरा देता है। इधर अतीत में एने फायर रिंग का इस्तेमाल करके एक आग का राक्षस बुलाता है
जो उस महिला योद्धा पर हमला करता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो वापस भविष्य में लौट आता है। अब सब कुछ देखने और अजू वो अपने असिस्टेंट की मौत को याद करके इन्हें बदला लेने का फैसला करता है और ताओ का सामना करने निकल पड़ता है। जल्द ही वह ताओ के हेडक्वार्टर पहुंचता है और जी को बचा लेता है, जिसे ताओ मारने वाला होता है। इन्हें अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके ताओ को हराने की कोशिश करता है, लेकिन ताओ उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और इन्हें हार जाता है। ताओ पलटवार करता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो पूरी तरह बेबस हो जाता है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आता है और एने की मदद करने लगता है। दोनों मिलकर अपनी शक्तियों को जोड़ते हैं और एक अंतिम हमला करते हैं, जिससे वे आखिरकार ताओ को हरा देते हैं। कहानी के आखिरी सीन में इन्हें उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन वह तब चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी दरअसल उसका भविष्य वाला रूप है। ये सच्चाई सामने आने के बाद इन्हें सभी 5 रिंग्स उसे सौंप देता है ताकि कोई भी उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके। आखिर में वह जी को प्रपोज करता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।